गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। दस्तावेजों में एक गोदीनामा खास तौर से बड़ा मामला आता है हमारे सामने निकल के। अक्सर नोटरी वकील साहब के द्वारा गोदीनामे की भी नोटरी कर दी जाती है। अब यहाँ थोड़ी सी समझने की बात है, क्योंकि हमारे सामने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 भी है, 49 भी है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 भी है। इसी प्रकार से जो हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 और 5 भी है। इन सबको उठाकर अगर हम देखें, सोचें और समझें तो भला नोटरी से क्या अधिकार प्राप्त होगा? कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होगा। फिर भी नोटरी वकील साहब के द्वारा नोटरी की जाती है, बहुत सी जगह मैंने देखा है। लेकिन आप ये समझ लें, मैं हमारा वीडियो का टॉपिक तो हालांकि धारा 5 है, वो कॉलम नंबर 5 है, लेकिन ये उस कॉलम नंबर 5 में आने वाला एक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी अक्सर नोटरी वकील साहब के द्वारा यह कहते हुए नोटरी की जाती है कि ये तो हम अटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, आप अटेस्ट कर रहे हैं, मैं कोई इस पे ये नहीं कमेंट्स करूंगा। लेकिन मैं तो खाली आपका ध्यान इस 4-5 कानूनों पर दिलाना चाहता हूं कि जो है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम अधिनियम है जैसे 1882। चलो हम विक्रय विलेख की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोदीनामे की बात कर रहे हैं, तो धारा 54 पे बात नहीं करता हूं मैं सीधा आ जाता हूं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 3 में, जिसमें स्पष्ट बताया गया कि जो है कि यदि कोई दत्तक ग्रहण विलेख लिखा जाता है, उसमें 1 जनवरी 1872 की तारीख दी हुई है उसमें ला के तहत, जो साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था उस समय की, कि उसके पश्चात और वसीयत ना हो, वो मतलब वसीयत के रूप के ना हो, तो उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आवश्यक है। वसीयत के रूप से क्या मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति वसीयतनामा लिखता है और वसीयतनामे में ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी को जो है कि गोद लेने का अधिकार होगा, तो ये एक वसीयत है उसकी, तो इसका जो है कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि वो स्पेशली गोदीनामा या दत्तक ग्रहण या एडॉप्शन डीड लिखाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सर ने एक चीज हो गई सर आपकी क्लियर, आप ये ध्यान से सुनिएगा। दूसरे पे हम आते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 पे, 49 पे। ये क्या कहती है कि यदि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है और आपके द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है, तो उन दस्तावेजों का कोई प्रभाव नहीं होगा, वो कानूनी रूप से शून्य होंगे और साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जाएंगे। और दत्तक ग्रहण के बारे में तो स्पेशल उसमें जो है कि बा में लिखा हुआ है कि दत्तक ग्रहण से कोई प्रभाव या कोई भी लाभ आपको हासिल नहीं होंगे, रजिस्टर विक्रय विलेख से भी आपको कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं होंगे, ये स्पष्ट लिखा हुआ है सर इसमें। तो ये दो चीज हमारे सामने आ गई। धारा 17 की उपधारा 3, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन यदि आपने नहीं करवाया तब उसका कोई कानूनी महत्व नहीं होगा। अब जब कानूनी महत्व ही नहीं होगा तो आपको कोई टाइटल भी प्राप्त नहीं होंगे उत्तराधिकार के, जैसे कि आपने एडॉप्शन। अच्छा, इसके आगे हम आगे चलते हैं। अब आप देख लें, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 ये कहती है कि जो भी गोदीनामा किया जाएगा तो उसका पंजीयन आवश्यक है। और यदि उसका पंजीयन किया जाएगा तो कोर्ट जो प्रिजम्पशन करेगी उसको ये कोर्ट ही मानेगी कि हाँ, ये इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स निष्पादित किया गया। प्रिजम्पशन मतलब प्राइमा फेसी, सबूत के तौर पे। मतलब जो व्यक्ति यदि उसको रजिस्ट्रेशन करवाएगा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत, उसके बाद यदि उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कोर्ट उसको साबित हुआ मानेगी। वो पेश करने वाले व्यक्ति को उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन कोई व्यक्ति यदि उसे चैलेंज करता है तब वो उसको झुटलाएगा। यहां पर बात इस तरीके से निकल के आ जाती है। साथ ही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 भी कहती है कि यदि इन इस कानून में जो नियम बताए गए हैं, 5 से लेके धारा 5 से लेके 11 और 16 तक, यदि इसमें दिए गए कानूनों को पालन नहीं करते हुए आपने कोई डीड लिखवाई तो वो शून्य होगी, उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। अब आप क्या समझ रहे हैं इससे सर? इसमें जो देखा जाएगा, उम्र का भी अंतर देखा जाएगा। यदि पुरुष है तो वो बच्ची गोद ले रहा है, लड़की है, पुत्री है, तो 21 साल उसकी उम्र ज्यादा होना चाहिए। यदि उसके यहाँ पहले से बेटा है तो वो दोबारा बेटा गोद नहीं ले सकता, बेटी है तो बेटी नहीं ले सकता। हाँ, बेटा है तो बेटी ले सकता है, बेटी है तो बेटा गोद ले सकता है। तो ये सब चीजें सर हमारे सामने हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ में हम CARA को भी समझ लें थोड़ा सा, कि ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होता है। एडॉप्शन के लिए प्रोसेस भी दी गई है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, उसके बाद फाइल निकल के बाल सुरक्षा कल्याण विभाग के ऑफिस में वहां पे जाती है। फिर वहां से उनके कर्मचारी आते हैं और वो जांच करते हैं, उनके घर पे आके उनसे पूछताछ करते हैं। वहां पे ये सभी बातें देखी जाती हैं कि उम्र का अंतर कितना है, इनका कोई पहले से बेटा बेटी तो नहीं है, ये मानसिक रूप से स्वस्थ तो हैं,
कोई बच्चे के लिए एडॉप्शन ले रहे हैं तो उसका कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, सारी जांच वाँच करने के बाद वो रिपोर्ट लगा के अपलोड कर देते हैं पोर्टल पर। फाइल वहां से सीधी डीएम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंच जाती है, कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब उसमें पार्टी को बुलाते हैं और वो उसके बाद सारी जांच पड़ताल से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसमें आदेश पारित कर देते हैं अडॉप्शन का। तो अब यहाँ तक तो आपका मामला हो गया। अब एडॉप्शन यहाँ से उनका आदेश हो गया डीएम साहब का। अब आपको अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम आपका ये होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अब आपने उसको रजिस्टर करा लिया, सीएआरए की पूरी प्रोसेस होने के बाद रजिस्टर्ड करा लिया, आपका काम हो गया कानूनी रूप से मजबूत। अब उस व्यक्ति को जिसको गोद लिया गया है उसको विधि अनुसार सारे मालिकाना हक प्राप्त हो जाएंगे उसकी संपत्ति में। यदि आप नोटरी से उसको कराएंगे तो ये कोई राइट से सर उसको प्राप्त नहीं होंगे, वो मात्र सिर्फ एक अटेस्टेशन ही होगा। सवाल ये उठता है कि जब इन धाराओं में इतना स्पष्ट प्रावधान दिया गया है तब भला नोटरी वकील साहब इसकी नोटरी क्यों करें? या हम उसमें चेतावनी लिख दें हम नीचे, जैसे ही सील लगाएं तो कि भाई ये जो है कि ये जो है कि नोटरीकृत दस्तावेज है और ये रजिस्ट्रेशन का विकल्प नहीं हो सकता है। हम उस पार्टी को बता दें स्पष्ट कि आपको इससे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, आप सिर्फ इसको सत्यापित आप करवा रहे हैं। तो अब मामला निकल कर यह आता है कि ये बात वही हो गई कि यदि हम किसी कानून के बारे में जानते हैं फिर हम कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये एक थोड़ा सा सोचनीय प्रश्न आता है हमारे सामने निकल के। हाँ सर, एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं, वसीयतनामे में कोई दिक्कत नहीं, शपथ पत्र में कोई दिक्कत नहीं, याददाश्त हिबानामा जो मुस्लिम विधि में बताया गया है उसको भी आप कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से पारिवारिक बंटवारा विलेख जो अतीत में हो चुका है, प्रेजेंट की नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसे बहुत से दस्तावेज है। लेकिन एडॉप्शन के संबंध में कहीं भी ये बात नहीं आई है। हम उसको अटेस्ट को आधार मानकर अगर करते हैं, अब सपोज करो कि कल से उस व्यक्ति के द्वारा हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई कि वकील साहब ने तो मुझसे ये कहा था कि ये आप इसका गोदीनामा कराएंगे तो आपको सारे कानूनी लाभ मिलेंगे, आपको जो व्यक्ति ले रहा है आपको, और आप उसके वैलिड बच्चे बन जाएंगे और उसकी संपत्ति में भी आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और मुझे गुमराह कर दिया गया साहब और मेरे से नोटरी करवा मेरी नोटरी हो गई और मुझे कुछ नहीं बताया गया और उसके आधार पर कहीं आपकी कंप्लेंट कर दी गई सर, फिर आप क्या करेंगे? मिसकंडक्ट में आप आ जाएंगे, जांच आपके खिलाफ खुल जाएगी। और उससे बचने के लिए यदि आप एक टिप्पणी लिखते हैं कि मुझे नोटरी के द्वारा इस व्यक्ति को बता दिया गया था कि ये जो रजिस्ट्रेशन है धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 और 49 के तहत अनिवार्य है और उसके अभाव में इस नोटरी दस्तावेज से आपको कोई कानूनी लाभ प्राप्त नहीं होगा, और यदि आप इसको करवाते हैं तो ये इसके लिए नोटरी जिम्मेदार नहीं होगा, आप खुद जिम्मेदार होंगे। आप सपोज करो ये लाइन भी लिख देते हैं तो ठीक है सर, आपने लिख दी लाइन, बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं हम कान को इधर से पकड़ें या कान को इधर से पकड़ें। सर, पकड़ में तो काम हमारा कान ही आ रहा है। पृथ्वी गोल है, हम चारों तरफ से घूम फिर के कहीं ना कहीं एक ही बात पे आ रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार से उसको वैलिड रूप प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि धारा 16 में स्पष्ट बता दिया गया है हिंदू जो है कि दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की कि पंजीकृत दस्तावेज ही कोर्ट मान्य करेगी, नोटरी का तो सर सवाल ही नहीं है। अब सवाल ये भी उठ के आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भी इस पॉइंट पे हैं कि भाई किसी के द्वारा लिखा ही नहीं गया, ना नोटरी करवाया गया, सिर्फ रस्म कर ली गई और विवाद पैदा हो गया। उनके तो दूसरे चाचा बाबा काका के जो लड़के हैं उनके द्वारा आपत्ति की गई कि साहब ये जो है कि वैलिड पुत्र नहीं है और हमारी चाचा की संपत्ति के हमें उत्तराधिकारी हैं। अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको आपको साबित करना पड़ेगा फिर सारे रस्म रस्म उस समय के गवाह, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो ऑडियो जो भी हो उसके जरिए आपको ये सारा जिम्मेदारी आपकी है। और इधर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो दस्तावेजी न्यायालय में मान्य किया जाता है। अब तो सीआरए का भी आ गया है सर, वो भी उसको भी वेल नेसेसरी कर दिया गया कई जगह जो है कि ये सर धारा कॉलम नंबर 5 की चर्चा हो रही है सर हमारी। तो ऐसी स्थिति में सर ये सोचने वाली बात है और एक बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है। अभी मेरे सामने भी एक गोदीनामा आया था, मैंने सर मना कर दिया कि भाई मैं गोदीनामा नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने पूछा क्यों नहीं कर सकते? वो मुस्लिम विधि के तहत लेके आया था मेरे पास में, मैंने उसको बताया कि मुस्लिम विधि में तो गोदीनामे का कोई प्रावधान ही नहीं है सर, आप गोदीनामा लिखवा कैसे रहे, कैसे लिखवा रहे हैं आप? गोदीनामे का कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। तो हिंदू अडॉप्शन में तो फिर भी है कि उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इसका तो रजिस्टर कार्यालय में रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, क्रिश्चियन लॉ के तहत भी नहीं होगा। तब भी उसकी बात समझ में नहीं आई। अब वो फिर जाके उसने दस्तावेज को बनवा लिया उस अब ठीक है, आप सभी नोटरी एडवोकेट हैं, मैं अब इससे आगे की बात नहीं बताऊंगा, आप खुद समझ सकते हैं ये एक अंदरूनी बात है कि उसने बनवा लिया।
चलो ठीक है साहब, अब ये स्थितियां हमारे सामने अक्सर आती हैं, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं सर? तो उसका जवाब ये है कि हमको इन सभी कानूनों को देखना पड़ेगा, ये इन सबको मिला के देखना, सुनना और समझना पड़ेगा, और हमें अपना माइंड भी अप्लाई करना पड़ेगा कि इस परिस्थिति में हम किस प्रकार से कार्य करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ अटेस्ट के एतबार से, तो ठीक है साहब, हमने अटेस्ट कर दिया, लेकिन अब अटेस्ट कर दिया, वो ला भी तो मौजूद है, हम उसको किस आधार पे कह सकते हैं? ठीक है, आपने अटेस्ट कर दिया, उसने उसकी मर्जी से करवा लिया, और उनको भविष्य में किसी को कोई विवाद भी पैदा नहीं हुआ, ना उसके चाचा ताता के लड़कों ने कोई दावा किया, ना संपत्ति में कोई विवाद उत्पन्न किया। और ठीक है सर, वो पुराने समय से कुछ उसका जो भी है, बच्चों के नाम हो गए, आधार कार्ड हो गए, और वो उसका नाम दर्ज हो गया, जो भी होना था, कोई विवाद ही नहीं हुआ, तो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई दिक्कत नहीं है सर। शहर में मोर नाचेगा तो सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे चौक में कि अरे आज तो मोर नाच रहा। इसी प्रकार से यदि मुद्दा पैदा हो गया और झगड़ा पैदा हो गया और कोर्ट में बात आ गई, तो फिर तो बाल की खाल निकाली जाएगी सर। निकलने में तो हाथी भी निकल जाएगा, वरना चींटी को भी नहीं निकलने दिया जाएगा। फिर मामला यहाँ आएगा, फिर ये कानूनी प्रावधान लागू होंगे। फिर वो व्यक्ति जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, स्टाम्प ड्यूटी बचाने में, सर क्या स्टाम्प ड्यूटी आप बचा रहे हैं? 2,000 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत मध्य प्रदेश में। आप ऑनलाइन यदि उसका पंजीकरण भी कराते हैं, सीआरए की कार्रवाई भी मुश्किल से 2 महीने के अंतर्गत आपकी पूरी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं। लेकिन इतनी भागदौड़ कौन करना चाहता है आखिर? वो तो ये चाहते हैं कि नोटरी वकील साहब आप नोटरी कर दें और हमारा सारा काम हो जाएगा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जब उसको भुगतना पड़ेंगे, तब वो खुद ही जिम्मेदार होगा। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति भी सर हाथ से जा सकती है फिर आपके। मामला अगर प्रॉपर्टी का आ गया, आप खुद समझदार हैं, पता लग रहा है कि किसी के पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। अब वो जिसने आपको अडॉप्ट किया, आप वो उसकी हो गई मृत्यु। मृत्यु होने के बाद आप चले उस दस्तावेज को लेकर अटेस्ट वाले, और इधर उसके अन्य रिश्तेदारों ने दावा कर दिया उस संपत्ति पे। अब आप कोर्ट में केस कैसे जीत पाएंगे? हार जाएंगे सर। आप केस कैसे जीत पाएंगे बताएं? आप कहां तक लड़ेंगे, कहां तक साबित करेंगे? जबकि कानून में पहले ही बता दिया गया है, ये बता दिया गया है कि आपको धारा 16 के तहत उसको पंजीकृत करवाना होगा। धारा 5 में बता दिया गया है, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 और 16 पे मैं बात कर रहा हूँ सर, कि इसमें बताए गए कानूनों को आपको पालन करना होगा। अक्सर आप नोटरी वकील साहब के पास जाते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं लिखाते हैं, न सहमति लिखाते हैं। यदि पत्नी है तो उसकी सहमति आवश्यक है। आप उम्र का भी कोई उल्लेख नहीं करते हैं, कोई बातों का आपके द्वारा उसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। तो ये जुवेनाइल जो एक्ट है 2015 का सर, वो उसके तहत धर्म के प्रतिबंध के बगैर ही सभी को अधिकार दिया गया है। लेकिन उसमें भी सर बड़े सख्त कानून है। उसमें भी 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना भी है। आज ही मेरे द्वारा देखा गया था कि यदि उस एक्ट का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया जाता है, तो 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, समथिंग यही है जहां तक मुझे नॉलेज है। मैंने कल ही देखा था, आज ही देखा था। तो ये सब चीजें अगर हम सीआरए के तहत उसको नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर इधर भी प्रोसेस नहीं करेंगे, तो ये सभी तो कानूनों का उल्लंघन होगा। ये बनाया इसलिए गया है क्योंकि बच्चों की तस्करी को रोका जा सके, अवैध तस्करी को। हम जो है कि एक सामान्य जब जीवन जीते हैं, तो हम उस स्तर पे पहुंच भी नहीं पाते हैं कि अपराधी, गुंडे, बदमाश और दुष्ट और हरामी और कमीने किस्म के लोग उन बच्चों को इस तरीके से अडॉप्ट करने के प्रोसेस करके और उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, बच्चियों को सेक्स रैकेट में बेच दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़े कमीने और हरामी लोगों का काम चल रहा है सर इस पृथ्वी के ऊपर। तो उन सबको रोकने के लिए ये सारे कानूनों की सख्ती बनाई गई है। अब चूंकि आप मान लिया, आप चूंकि अपने परिवार के अंदर ही हैं, आप रिश्तेदार हैं और एक दूसरे के बच्चे गोद ले रहे हैं, तो वहां ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, मान लिया। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी गलती से आपसे ऐसा गोदीनामा आपने अटेस्ट कर दिया, आपको तो पता ही नहीं, आपने जांच पड़ताल की नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आया, आपने ठोकी सील ठप्पा और दे दिए कागज उनको, और पता लग रहा है वो बच्चों की तस्करी का या कोई अन्य मामला निकला बाद में, और फिर उसकी कंप्लेंट हुई, आपके सामने खड़ी समस्या हो जाएगी सर। ये एक जनरल क्वेश्चन था सर, एक जनरल बात थी जो मेरे द्वारा इस टॉपिक पे की गई है। क्योंकि हम कॉलम नंबर 5 पे चर्चा कर रहे हैं, तो कॉलम नंबर 5 में ही अधिकतर इस प्रकार के भी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर दिए जाते हैं। रजिस्टर्ड विक्रय विलेख है जैसे, इसी के अंतर्गत उसकी रजिस्ट्री होती है सर। उसका तो कोई नोटरी होती ही नहीं, गलती से भी नहीं होती है, क्योंकि उसमें तो बड़ी भारी स्टाम्प ड्यूटी अदा होती है गवर्नमेंट की, 12.5%। इतनी बड़ी स्टाम्प ड्यूटी यदि चोरी हो गई और उसकी आपने नोटरी कर दी, तो सर ये तो बड़ा भारी जो है कि मिसकंडक्ट हो जाएगा। 12.5%, 1 लाख पे तकरीबन, अंदाजन बता रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे 12 साढ़े 12 हजार तो गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं, और उससे कोई मालिकाना हक प्राप्ति नहीं होगा।
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 की धारा 49 में से स्पष्ट बताया गया, और नोटरी वकील के द्वारा, वकील साहब के द्वारा इसकी नोटरी भी नहीं की जाएगी। और हालांकि गोदीनामे की सिर्फ 2000 स्टाम्प ड्यूटी है, वहां 12.5% है। यहाँ संपत्ति का मालिकाना हक प्राप्त हो रहा, और यहाँ भी पैतृकता बदला रही है पूरी, वो उसी की संतान माना जाएगा जहाँ गोद लिया गया है। सारा उसी का क्रियाक्रम उसी के पुत्र के समान होगा, उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा। ये भी एक बड़ा भारी मैटर होता है सर। तो ठीक है, अब हम आज की इसकी परिभाषा पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि नोटरी नियम 1956 के जो कालम हैं, 11 कालम, उसी में 5वें नंबर का कालम है, और उसी में जो मैंने आपसे अभी चर्चा की, ये सभी बातें उस ई बुक पीडीएफ के अंदर भी सर मैंने लिख दी हैं, एक फोकस के लिए लिख दी हैं, कि आखिर हम इस और भी सोचें कि आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि हमारे सामने ऐसी स्थितियां अक्सर सडनली आ जाती हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है कि पार्टी जो है कि 2 मिनट भी रुकना पसंद नहीं करती है। यदि आपके पास में आकर खड़ी हुई और आपने उसको थोड़ी सी बातें बताई कानून की, तो वो छोड़ के दूसरी टेबल पे चला जाता है कि चलो और वकील साहब आप तो दो, मैं वहां करवा लूंगा। दूसरी टेबल पे वो खड़ा नजर आता है। तो अच्छा, तो ये स्थितियां सर बन जाती हैं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूं क्या मतलब किसी के बारे में कि ये गलत है या सही है, मैं तो एक कानून के ऊपर सर बात कर रहा हूँ, लॉ के ऊपर। तो अब मैं ये आगे की चर्चा जो मैंने एक ई बुक पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है, उसमें ये जो आपसे मैंने अभी बातें की हैं, सारी जानकारी मैंने सर नोट कर दी है। अब आगे की जानकारी मैं आपको उसी ई बुक पीडीएफ के अंदर से दूंगा, उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर मेरे द्वारा दे दी गई है। आइए सर, लेट्स गो। थोड़ी सी एक टॉपिक पे और मैं आपको जानकारी दे दूं कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे बहुत से फैसले भी हैं, जिसमें जो है कि रस्म के आधार पे ही जो है कि उनको एडॉप्शन को माना गया था, लेकिन उन व्यक्तियों को लड़ते लड़ते सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। और हालांकि प्राइमा फेसी तो जो कानून में लिखा हुआ है उसी का हमें पालन करना चाहिए। ये देखें सर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये वही पीडीएफ है। इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और ये जो पीडीएफ है, इसी को मैंने कलम से भर के कल सर मैंने भेज दिया नोटरी सेल, क्योंकि पोर्टल पे अभी ओपन नहीं हुआ है, पोर्टल पे जो फंक्शन है। तो ईमेल के जरिए नोटरी सेल की जो ईमेल है उस पर मैंने इसको अपलोड कर दिया, और इसके कॉलम नंबर 5 और 7 को मैंने भरा, और उसमें वो राशियों का गुणा करा, नीचे सील लगाई, दस्तखत कर दिए दोनों पेजों पे, हिंदी में 2 पेजों में। ऊपर पूरा नाम पता लिख दिया जो हमारे उसमें सीओपी के अंदर लिखा हुआ है, पंजीयन क्रमांक में सनद क्रमांक लिख दिया, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के ऊपर ही ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ वो लिख दिया, और एप्लीकेशन नंबर लिख दिया, और 2 कॉलम भर दिए टोटल करके। ईमेल से कल मैंने भेज दिया सर, आपको मैं बता दूं, पोर्टल जब ओपन होगा तब वहां हम डबल से भेज देंगे। नोटरी का दिल है यह कॉलम, कॉलम नंबर 5, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणीकरण कैसे करें। साथियों, जैसे शरीर बिना दिल के नहीं चल सकता, वैसे ही नोटरी का काम कॉलम नंबर 5 के बिना अधूरा है। साल भर के आपके 90% काम का दिल यही कॉलम है, दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणीकरण। अब हम इसकी सीधे डेफिनेशन पे चलते हैं, और ई बुक से सर मैं बाद में परिचित करा दूंगा। इस ई बुक में वही बहुत कुछ जानकारियां, फॉर्म एक्स भी कैसे भरें, उसके भरने की पूरी जानकारी, डेमो, उदाहरण और बहुत से एग्जाम्पल्स और प्रारूप, सब कुछ इसमें सर आपको मिल जाएंगे गोदीनामे पे। हालांकि बहुत से नोटरी वकील साहब के द्वारा कर दिया जाता है गोदीनामे की नोटरी, अटेस्टेशन कहते हुए सत्यापन। ठीक है सर, आप क्योंकि अटेस्टेशन आप कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, और सामने वाले को भविष्य में कभी जीवन में कोई विवाद भी पैदा नहीं होगा, ये उसी प्रकार की बात हो गई कि जैसे कि वर्तमान में 50 लाख तक के संविदा मूल्य का यदि कोई अनुबंध होगा तो 1000 रुपये उसका कर दिया गया। 50 लाख से ऊपर है यदि संविदा मूल्य की कीमत, तो 0.2% की स्टाम्प ड्यूटी पे उसकी लिखा पड़ी होगी। अब मामला उठ के ये आता है कि यदि किसी व्यक्ति ने 1000 से कम के स्टाम्प पे उसकी लिखा पढ़ी कर ली, ठीक है सर, अब आपने यहाँ पे जो पूरा पूरा स्टाम्प देना चाहिए आपने नहीं दिया। अब धारा 35 जो है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की, वो ये कहती है कि वो कोर्ट में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि आप स्टाम्प ड्यूटी अदा ना कर दें। अब वो व्यक्ति को उसने एग्रीमेंट कर लिया, सादे कागज पे कर लिया, 50 रुपए के स्टाम्प पे कर लिया, या 500 रुपए के स्टाम्प पे कर लिया, नोटरी वकील साहब से नोटरी भी करा ली और अपने पास में रख लिया, और एग्रीमेंट था वो प्लाट खरीदने का उदाहरण के तौर पे। सामने वाला आदमी बेहद ईमानदार, ये खरीदने वाला बेचने वाला दोनों बेहद ईमानदार, कोई विवाद उनका पैदा नहीं हुआ, तय तारीख पे बकाया पैसे दे दिए और रजिस्ट्री भी उनके द्वारा करवा दी गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं सर। दिक्कत कब पैदा हुई? अगर मामला कोर्ट में जाता, अगर कोर्ट में मामला जाता तो उसका साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाता।
फिर उसको कलेक्टर ऑफ स्टाम्प पे जाना पड़ता, वहां पे उसका जुर्माना पेनल्टी जमा करके फिर कोर्ट में पेश करना पड़ता, फिर जज साहब उसको साक्ष्य में ग्राह्य करते, फिर गुण दोषों के आधार पर उसमें फैसला होता। तो ये स्थिति, अब गोदीनामे को हम देख लें कि वो व्यक्ति आया, वो भी इसी तरीके का, उधर अगर हम उदाहरण देखते हैं कि पता लग रहा है कि वो एकमात्र संतान है, गोद उसको लिया गया है और अटेस्टेशन करवा लिया गया उसका नोटरी वकील साहब के द्वारा, उसके कोई काका चाचा तावा बाया बुआ फूफा कोई नहीं है, वो उसके पिता की एकमात्र संतान है, मतलब उसकी कोई भी नहीं है, उसके भाई जिसने गोद लिया, न बहन न दूर के रिश्तेदार, अकेला है वो, और इधर इसको गोद उनने ले लिया। अब भला कोई प्रॉपर्टी को चैलेंज करने वाला उसमें खड़ा ही नहीं हो रहा है सर, कोई स्थिति नहीं आ रही है। और सामान्यता जो हो जाते हैं नामांतरण, हालांकि अभी सर्वोच्च न्यायालय का भी 2025 में ही नया फैसला आया है कि नामांतरण दर्ज होने से मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब उसका नामांतरण भी हो गया मान लिया, लेकिन उसको मालिकाना हक तो नहीं मिला, लेकिन उसके मालिकाना हक को कोई चुनौती देने वाला भी नहीं मिला। अब जब कोई चुनौती देने वाला नहीं मिला, उसका नामांतरण हो गया, बस चल पड़ी हर जिंदगी आगे और जीवन आगे बढ़ चला। ना तो नोटरी को चैलेंज किया जाएगा, ना गोदीनामे को चैलेंज किया जाएगा, तो ये स्थिति हो गई सर। लेकिन मामले कई बार इससे हटके जब अगर हो जाते हैं तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के तहत यदि सरकार को शिकायत मिलती है कि नोटरी ने अपने कर्तव्यों के पालन में कदाचार किया है, तो जांच शुरू की जा सकती है। उदाहरण, बिना CARA प्रक्रिया के सीधे गोदनामे को नोटरी करना, या 100 रुपए से अधिक के विक्रय विलेख सेल डीड को यह कहकर अटेस्ट करना है कि अब यह पक्का हो गया है, इसे व्यवसायिक कदाचार माना जा सकता है। सर आप गारंटी नहीं ले सकते, उसे आप बता दें, उसमें नीचे टिप्पणी भी लिख दें कि नोटरी रजिस्ट्रेशन का विकल्प नहीं हो सकता, मतलब रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसको बोल दें आप। ठीक है सर। विधिक मामलों का प्रावधान है रजिस्ट्रेशन की धारा 17 व 49 जो हमने अभी चर्चा की थी। विवरणी ना भरना गलत, ये उसी गलत सलाह देना। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, यदि मतलब नोटरी वकील साहब तो कोई भी ऐसा नहीं करते हैं सर, लेकिन साल मतलब जो है कि कस्टमर के ही शातिर और बदमाश होते हैं। आप उनका क्या करेंगे कि यदि नोटरी जनता वो कहता है कभी ऐसा कि यदि नोटरी जनता को विश्वास दिलाता है कि उसकी मोहर लगाने से दस्तावेज रजिस्टर्ड के बराबर हो गया है, तो यह धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। इससे न केवल लाइसेंस रद्द हो सकता है, बल्कि आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। मतलब वैसे तो मेरे हिसाब से सर 100% कोई भी नोटरी वकील साहब ऐसा नहीं करता, लेकिन यदि कोई कस्टमर ही इल्जाम लगा दे कि वो तो उन्होंने साहब गारंटी से किया था, तो उसमें सर हमारे सामने बाधा आ सकती है, तो उसकी ओपिनियन भी लिखा लें। मतलब ये वो उसी प्रकार से है कि जो है कि जहर की बोतल पे लिखा हुआ है कि इस जहर के खाने से आपको नुकसान हो सकता है, और इस चेतावनी के साथ आप बेच रहे हैं, और उसके बाद भी कोई उस बोतल को लेके खाता है, तो उसका स्वयं जिम्मेदार होगा। मगर कहीं ना कहीं हम इसको सोचेंगे तो फिर हमने कान इधर से पकड़ा तो यहाँ भी कान है पकड़ में, और यहाँ पे पकड़ा तो भी यही कान आया हमारे पकड़ में। कहीं ना कहीं हमें ऐसे दस्तावेजों को अवॉइड करने में समझदारी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें लाइसेंस रिन्यूअल में बाधा। नोटरी का लाइसेंस हर 5 साल में रिन्यू होता है। यदि आपके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत रिकॉर्ड में है कि आपने अनिवार्य पंजीकरण वाले दस्तावेजों की नोटरी किया, तो सरकार आपका रिन्यूअल रोक सकती है। बचाव के लिए नोटरी क्या करें अब सर, जो है कि मरता क्या नहीं करता, तो कुछ एक लाइन मैंने इसमें लिखी है समझने के लिए कि गोदनामा जैसे मामलों में मुहर के साथ आप एक स्पष्ट लाइन लिख दें नीचे। क्या लिख दें? यह केवल हस्ताक्षरों का सत्यापन है, या पंजीकरण का विकल्प नहीं है। और उन भैया साहब को बता भी दें कि भाई साहब ऐसी स्थिति आप समझ लें, और इसमें लिख भी दें आप प्रारूप एक्सआईवी को सही भरें और क्लाइंट को सलाह दें। हमेशा क्लाइंट को धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट और CARA की प्रक्रिया के बारे में बताएं, और एक घोषणा पत्र भी इसमें लिखवा ले आप। मैं बता देता हूं आपको घोषणा पत्र मतलब एक ये हमारा बचाव का तरीका हो सकता है सर। सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि आप पक्षकार से एक छोटा सा घोषणा पत्र ले लें, या अपने लेटर हेड पे लिखवा लें, या वहीं पे लिख दें उसमें कि मैंने नोटरी साहब की यह बात समझ ली है कि इस दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और बिना रजिस्ट्रेशन के यह कोर्ट में मान्य नहीं होगा। मैं अपनी स्वेच्छा से केवल हस्ताक्षर प्रमाणित करवा रहा हूं, और भविष्य में किसी भी विधिक विफलता के लिए नोटरी जिम्मेदार नहीं होंगे। ये हम एक छोटी सी टिप्पणी उसमें लिख दें साइड में, और वहां पे भी उनके दस्तखत ले लें। तो कल से अगर सर कोई बात आती है, मतलब ये हमारा बचाव ये कहाँ पे होगा
कि कल से उसका कोई नुकसान होने लगता है और वो कोई शिकायत कर देता है या कोई बात कर देता है, तो ये ओपिनियन उसमें जो लिखी रहेगी तो कहीं ना कहीं ये हमारा पूरा पूरा बचाव करेगी कि ये इसने हम इसको पूरी जानकारी हमने दे दी थी और इसका मकसद सिर्फ अटेस्ट करवाना था, डॉक्यूमेंट्स मालकाना हक प्राप्त करना या उत्तराधिकार के वो राइट्स प्राप्त करना जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में और जो है कि हिंदू उत्तराधिकार हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 में दिए गए वो इसको प्राप्त करना नहीं था, इसको हमारे द्वारा बता दिया गया था। तो ये बड़ा जबरदस्त कानूनी बचाव सर हमारा हो सकता है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि नोटरी की मोहर एक लोक अधिकारी की मोहर है, पब्लिक ऑफिसर की। इसकी गरिमा बनाए रखना जरूरी है। गलत दस्तावेज अटेस्ट करना अकाल्पनिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन यह आपके दीर्घकालिक करियर और लाइसेंस के लिए घातक हो सकता है। ये सर थोड़ी समझने वाली बात है। जैसा कि हमने चर्चा की, नोटरी केवल हस्ताक्षर का प्रमाण है, तो वो सर धाराएं आ रही हैं सर, ठीक है, वो हस्ताक्षर का प्रमाण है तो धारा 17(3) भी है पंजीकरण अधिनियम की, और HAMA की धारा 16 भी है सर, 5 भी है, ये सब भी मौजूद हैं। और सर धारा 49 उस पर भी हम ये भी लिखा हुआ है इसमें मैंने, पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 वह हथियार है जो यह तय करती है कि बिना रजिस्ट्री वाले कागज की कोर्ट में क्या औकात होगी, कोर्ट में क्या हैसियत होगी। ये धारा ये तय करती है, इसमें बताया गया है। ये धारा कहती है कि किसी दस्तावेज का धारा 17 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है और उसे पंजीकृत नहीं कराया गया तो नंबर 1, वह दस्तावेज संबंधित अचल संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार स्वामित्व पैदा नहीं करेगा। नंबर 2, वह गोद लेने एडॉप्शन का अधिकार प्रदान नहीं करेगा। नंबर 3, उसे कोर्ट में किसी भी लेन देन के साक्ष्य एविडेंस के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर ये 3 हो गया सर। अब बचा क्या सर? आपको आपके सामने तो हर चीज तो खुल के आ गई सर। अब यहाँ 49 के तहत यदि आपका मुकदमा अदालत में चला गया और सामने वाली विपक्षी पार्टी ने इस धारा के तहत आपत्ति ले ली तो आपके हाथ से सारी प्रॉपर्टी गई सर, सब कुछ गया। क्यों? क्योंकि वो समय बीत गया है जब गोदीनामे की आपकी रस्म हुई थी। अब वो लोग पता नहीं वो उनमें से कितने जीवित हैं और कितने जीवित नहीं है, या सभी मर चुके हैं। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो आपके लिए तो सर फिर महासंकट, क्या पूरे ही संकट हो गया सर। आपका साबित कैसे करेंगे आप? तो इसलिए समय रहते यदि हम कानून के प्रति जागरूक रहें और सही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए किसी कार्य को करें तो उससे हम एक आने वाले समय में एक बड़ी भारी मुसीबत से सर बच सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए समझिए, नोटरी बनाम रजिस्ट्री। मान लीजिए आपने एक गोदीनामा तैयार किया और उसे कॉलम नंबर 5 में जो दिया गया उसके तहत मानते हुए नोटरी कर दिया, 17(3) के तहत इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई, तो धारा 49 का असर, यदि कल को यह बच्चा संपत्ति में हिस्सा मांगता है तो विपक्षी पार्टी धारा 49 का हवाला देगी। कोर्ट कहेगा चूंकि यह रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए धारा 49 के तहत हम इसे साक्ष्य के रूप में पढ़ भी नहीं सकते, यानी यह कागज कानूनन शून्य हो गया। मामला विक्रय विलेख का है सर। 5 लाख की जमीन बेची और केवल नोटरी करा ली। धारा 49 का असर, खरीदार कभी भी जमीन पर कानूनी मालिक नहीं बनेगा। कोर्ट की नजर में जमीन अभी भी बेचने वाले की ही है क्योंकि धारा 49 बिना रजिस्ट्री वाले कागज को मान्यता नहीं देता। नोटरी के लिए इसका क्या मतलब है सर? तो ये सावधानी है जो मैंने आपको बताई थी। रजिस्टर में स्पष्ट जानकारी, मुहर के नीचे असुकरणी लिखना, कब मना कर देना। आप मना भी कर सकते हैं सर जब आपको ऐसा लगता है ये उनके पारिवारिक का या आपसी मामला है, इन फ्यूचर कोई ऐसे डिस्प्यूट नहीं है। उससे हटके यदि ऐसा मामला है कि मामला किसी बच्चे की तस्करी या अवैध कब्जे से जुड़ा हुआ है, मना कर दें, मैं नोटरी नहीं करूंगा भाई इसकी। यदि पक्षकार अनपढ़ है और आपकी चेतावनी को भी नहीं समझ रहा है तो भी मना कर दें कि भाई साहब मैं नोटरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उसको सारी बातें समझा रहे हैं, उसके बाद भी वो इधर से सुन के इधर निकाल रहा है, तो ऐसे अनपढ़ जो व्यक्ति है जो समझ नहीं रखता उसकी भी मना कर दें आप। दस्तावेज पूरी तरह से धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा है तो भी सर मना कर दें आप। इतनी जांच तो आप कर सकते हैं। फीस के लालच में नोटरी ना करना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। आपका लाइसेंस आपकी कमाई का जरिया है, उसे एक गलत दस्तावेज के लिए जोखिम में डालना समझदारी नहीं। ये सिर्फ गोदीनामे पे ही लागू नहीं होता, ये सब उन दस्तावेजों पर भी लागू होता है जो विधि विरुद्ध डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी हमें नोटरी नहीं करना चाहिए, उन सब पे भी लागू होता है। सिर्फ गोदीनामे से रिलेशन नहीं है सर इसका। गोदीनामे को तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम कॉलम नंबर 5 पे चर्चा कर रहे हैं। नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 4-5 पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसकी बात हमने इतनी डिटेल में की है। इसमें जो है कि मैं आपको ये जानकारी और बता दूं कि विवरणी में कैसे भरें। तो कॉलम नंबर 5 में लिखे लिखत के निष्पादन का सत्यापन, वही सर
जो मैंने भी सर फॉर्म भर के भेज दिया है, कल ही बताया मैंने आपको। उसमें आप पूरे साल की संख्या लिख लें और जो है कि गुणा कर दें उसमें, और आखिरी कॉलम में वो राशि लिख दें फिर भरे फीस में। 2 कॉलम भरे थे सर मैंने भी सिर्फ। नोटरी नियम के अनुसार ली गई कुल फीसें। और वकील साहब के लिए भी है कि अगर कोई आपके पास 100 रुपए के ऊपर की जमीन की रजिस्ट्री, सेल डीड, नोटरी कराने आता है, विक्रय विलेख अलग होता है, विक्रय विलेख अनुबंध अलग होता है। यही बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं, वो शहर के भी हैं या बहुत से गांव के भी हैं या कहीं के भी हो सकते हैं। वो सोचते हैं कि हम नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा के रख लेंगे तो अब हम मालिक हो गए। अब वो कई बार आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती है व्यक्ति की, इतना पैसा भी नहीं होता उसके पास कि वो रजिस्ट्री करवा सके। कई बार रजिस्ट्री में पता लग रहा है 1.5 लाख की स्टाम्प ड्यूटी, 2 लाख की, कभी 5 लाख की लग रही है। मतलब फ्लैटों में भी सर, जिन फ्लैटों की कीमत 40-40 लाख है, उसमें तकरीबन 5-5 लाख के करीब स्टाम्प ड्यूटी का खर्च रजिस्ट्री में ही आ रहा है। अब कहाँ से लेके आएगा व्यक्ति पैसा, क्या करेगा वो? तो ऐसी स्थिति में भी कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो पूरे पैसे और सब कुछ लिख दो साहब, आप तो नोटरी कर दो, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं साक्ष्य के रूप में तो मान्य होगा। तो वो अटेस्टेशन का तो बिल्कुल सर माना जाएगा कि हाँ अटेस्ट हुआ था, और ये भी उसमें देखा जाएगा कि हाँ पैसे का ट्रांसफर हुआ था, इन्होंने पूरे पैसे दे दिए। लेकिन मामला ये है कि ये एक बहुत बड़े कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। अब वो कानून का तो उल्लंघन हो रहा है, लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं है, उसकी जेब में पैसा ही नहीं है। तो उसके दूसरे विकल्प भी अपनाए जा सकते हैं सर, जैसे कि मुस्लिम विधि है, हिबानामा, वसीयत हो गया सर उसमें। ये ऐसी बहुत सी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर इसमें। मतलब व्यक्ति के पास सर आर्थिक स्थिति भी कई बार इसमें बहुत मुद्दा रखती है, क्योंकि वास्तव में हर व्यक्ति के पास इतना पैसा कई बार नहीं हो पाता है कि वो रजिस्ट्री का शुल्क इकट्ठा कर पाए। इधर उसके दिल और दिमाग में ये डर भी रहता है कि कहीं विक्रेता बदल ना जाए भविष्य में। तो उसका सर एक और अच्छा तरीका है कि आप जो है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो किराएनामा अनुबंध पत्र होता है, सॉरी किराएनामा नहीं सर, एग्रीमेंट होता है जो रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड, आप उसको करा लें। उसमें कम स्टाम्प ड्यूटी भी लगती है, और उसमें 3 साल की तो समयावधि रहती है एग्रीमेंट पालन के दावे में। अगर सामने वाला बदलता है तो 3 साल तो आपके पास रहते ही रहते हैं। साथ में उसमें आप आखिरी में एक लाइन और लिखा लें कि जब भी क्रेता कहेगा मैं इसके हक में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख का निष्पादन करा दूंगा। अब 3 साल के बाद भी यदि आपकी आपसी सहमति से ये तारीख तय हो चुकी है, तो जब आप उससे कहेंगे तभी से आपका वाद कारण उत्पन्न होगा। तो आपके पास जब भी पैसा आता है तब भी आप उससे रजिस्ट्री का कह सकते हैं और रजिस्ट्री करवा सकते हैं। तो आप एक इलीगल डॉक्यूमेंट्स तो लिखाने से बच जाएंगे, क्योंकि सेल डीड की नोटरी वकील साहब के द्वारा की ही नहीं जाएगी। तो आप गैर कानूनी काम से भी सर आप बच जाएंगे, आपका भी नुकसान होने से बच जाएगा। अब इसमें सर आगे लिखा गया है सत्यापन और प्रमाणीकरण का असल मतलब, ये इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है विस्तार से। उदाहरण किराएनामा एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन से दस्तावेज आते हैं वो मैंने सर आपको बता दिया। ये सभी कुछ जानकारी सर इसके अंदर पूरी डिटेल में मेरे द्वारा लिखी गई है। और कानून के तहत ये क्यों जरूरी है, क्योंकि धोखाधड़ी से बचाव, अधिप्रमाणन और सुरक्षा। विवरणी में कैसे लिखा जाएगा, 35 रुपये फीस है सर उसकी, धारा 10 के तहत वो हमने इसमें लिख दिया है। सरल शब्दों में कौन कौन से दस्तावेज इसके अंतर्गत आते हैं, विधिक सीमा, और भी बहुत कुछ जानकारी सर इस कॉलम नंबर 5 से लिखी हुई है। अब मैं आपका इससे परिचय करा देता हूँ। जो नोट अब मैं आपका सर नोटरी के दिल से परिचय करा देता हूँ इस कॉलम नंबर 5 से, इस ई बुक से, जिसमें मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी हैं उसमें फॉर्म एक्स भी भरने की पूरी प्रक्रिया सरल सरल उदाहरणों के साथ लिखी है। नंबर 1 चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई सर हमारी नियम 10 में जो नोटरी वकील साहब के द्वारा फीस ली जाएंगी, उस पूरी फीस को मैंने पूरे विस्तार के साथ इसमें लिखा हुआ है। साथ में जो बुक में जो फीस दी गई है उनका भी मैंने पीडीएफ बना के इस ई बुक के अंदर अपलोड कर दिया। दूसरा है फॉर्म एक्स आई भी। फॉर्म एक्स आई भी को पूरा मैंने इसमें सरल उदाहरणों के साथ लिखा हुआ है, हिंदी में और अंग्रेजी में, भरने का पूरा सरल उदाहरणों के साथ इसमें मैंने दर्शाया। उसके बाद जो है कि पीडीएफ जो है इसका, उसकी फार्म एक्सआईवी का पीडीएफ कुल 5 पन्नों में मैंने बनाया है सर। उस पीडीएफ को मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी मैंने वीडियो के बीच में भी आपको बताया था, ये वही पीडीएफ है सर। ये मैंने भी यही भर के भेजा है। ये कुल 5 पेज में है, 2 पेज में हिंदी में और 3 पेज में इंग्लिश में, और इसकी लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। और मात्र 100 रुपए इसकी कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसकी प्रिंट आउट निकाल के कलम से इसको भर के आप इसको भी भेज सकते हैं। वही प्रारूप है जो बुक के अंदर दिया गया है, लेकिन बुक के अंदर जो दिया गया है उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीचे सिर्फ लास्ट कोने में उसको दिया गया है, नीचे नीचे में यहाँ पे।
तो बाकी का फिर अगले पेज से चालू हुआ है, तो हम उसको यूज हमें टाइप तो करवाना ही पड़ेगा। अब आप टाइप कराएंगे तो आपका समय भी इसमें सर बचेगा और 1 मिनट में आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। और ये जो ई बुक है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे रहा था, ये तो सर वो पीडीएफ हो गया, आप देख रहे हैं ये 1 पेज और ये 2 पेज में हिंदी में हो गया। यहाँ इंग्लिश में हुआ है सर, बहुत से लोग इंग्लिश में भरना चाहते हैं, उनके लिए भी सर मैंने बना दिया इसी में, ये 3 पेज में आ गया। आखिरी में सील लग जाएगी, ऊपर पूरे नाम पते लिखा जाएंगे इसमें, ये पूरी जानकारी। और ये सर जो हमारी ई बुक है, ये इसी बुक में मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। और इसी के बाद जो है तकरीबन ये ई बुक पीडीएफ है सर हमारा 145-50 के समथिंग पेज है इसमें। इसमें बहुत कुछ मैंने सर जहाँ तक हो सकता था नोटरी से रिलेटेड जानकारियाँ देने की कोशिश की हैं। और ये एक ई बुक पीडीएफ है, इसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स के द्वारा मुझसे कहा गया और कहा जाता है कि वकील साहब आप जो भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ जरूर आप हमें दें, तो मैं पीडीएफ सर बना देता हूँ। और इस वीडियो के नीचे सिर्फ यही 2 पीडीएफ नहीं है, इसके अलावा भी सर और हैं। कौन कौन से हैं? नोटरी रजिस्टर के 11 कॉलमों की संपूर्ण गाइड। मैंने तकरीबन 8 महीने पहले इस पे वीडियो बनाया था, ई बुक भी लिखी थी, लेकिन अब कानूनों में संशोधन हो गए और बहुत कुछ बदलाव हो गया, बदल चुके हैं अब। तो मैंने उस ई बुक को चेंज कर दिया है सर। उस ई बुक की जगह मैंने नई ई बुक बनाई है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उसमें नियम 10 के साथ और नियम 14 के हवाले के साथ भी मैंने बहुत सी जानकारियां ऐड की हैं। कॉलम उसमें भी 11 ही कॉलम है नोटरी रजिस्टर के। और इधर जो है कि नोटरी नियम 1956 में भी 11 कॉलम दिए मैं प्रारूप XIV में, और उसका प्रारूप XVA नियम 15 के तहत उसमें भी 11 कॉलम है। तो वो उसकी भी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है। हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे दी गई है। 5 पेज का जो पीडीएफ है जिसको हमें साल भर में भेजना रहता है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के नीचे दी गई है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो की ई बुक की भी लिंक इस वीडियो के नीचे दी गई है। तो इस प्रकार से तकरीबन नोटिस से रिलेटेड 5-6 ई बुक पीडीएफ की लिंक मेरे द्वारा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। उसका खरीदने का तरीका यह है कि आप जब लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप वहां पे भुगतान करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल, कंप्यूटर, फोन और स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है सर, ये किसी कोर्ट कचहरी या कहीं पेश करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके उपयोग के लिए। और इस पे अमल करने से पहले आप आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आप सभी नोटरी एडवोकेट हैं, इसलिए आप स्वयं अपने विवेक का इस्तेमाल कर लें सर। ये मुझसे जहां तक बन सकता था, मुझसे जहां तक हो सकता था, मैंने कानून का अध्ययन किया, कानून का सर्च किया और आपके लिए वीडियो तैयार किया। और जहां तक मुझसे हो सकता था उसको डिस्क्लेमर के साथ ही मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर उसको तैयार किया है, और उन सभी के लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है। तो आज सर हमने आज के वीडियो में कॉलम नंबर 5 नोटरी नियम 1956 के नियम 14 के फॉर्म XIV के कॉलम नंबर 5 की परिभाषा पर चर्चा की है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर अगली परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने बहुत कुछ आपसे जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। और यदि आपको भी कुछ बेहतरीन जानकारियां इस पे हो कानून के तहत, तो उसको वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करके सर जरूर बताएं। वो मेरे लिए भी लाभकारी होंगी, और मेरे को जब लाभकारी होंगी तो आप सभी के लिए भी लाभकारी होंगी जिनको जानकारी नहीं है। मैं उस पर भी सर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।